टेक्निकल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों तक अब हम सीपीसी पढ़ेंगे। सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में जाहिर किया था कि उन्हें सीपीसी पढ़ाई जाए, इसलिए हमने सीपीसी की शुरुआत कर ली है। अब पढ़ाने का एक तरीका तो ये है कि पहले आपको सीपीसी का इंट्रोडक्शन बताया जाए और फिर डेफिनेशन क्लोज आपको मैं बताऊं कि डिग्री क्या होती है, जजमेंट और डिग्री में क्या अंतर होता है, आदि आदि। दोस्तों, एक बात और आप लोगों से करनी है, वो ये कि चैनल आगे बढ़ रहा था पर कुछ टेक्निकल एंड अदर इश्यूज आ गए। तो पिछले 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ कि चैनल में अब आप लोग उसको सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। तो हो सकता है कि आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि ये पुराने वीडियो कहाँ चले गए, कैसे क्या हो गया। पर देखो, हर व्यक्ति की कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हमको उन्हीं लिमिटेशंस में काम करना पड़ता है। मुझे याद है कि जब मैं क्लास में पढ़ती थी तो क्लास में जब भी कोई स्टूडेंट प्रश्न पूछता तो बड़ी अजीब सी स्थिति होती है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है उस की एक खामी कह लो या उसकी एक विशेषता कह लो, ऐसा होता है। जैसे हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट होते थे। अब आपको पता है, ऐसे ही तो लंबे वर्किंग आवर्स क्लास में बैठे बैठे सुबह 8 बजे से कॉलेज लगना शुरू होता और शाम को 4 बजे तक लकड़ी की बेंच पर बैठे बैठे वैसे ही शरीर दुखने लग जाता है। और 60 बच्चे, अब 60 बच्चों में से एक बच्चे ने सवाल पूछ लिया टीचर को, तो बाकी 59 बच्चे क्या करेंगे? वो जोर जोर से हंसेंगे। अबे बेवकूफ, इतना भी नहीं आता, चल बैठ जा। क्लास के बाद ये सवाल तो हमसे ही पूछ लेना, टीचर से पूछने की क्या जरूरत है, ये तो हम ही बता देंगे। और ध्यान रख, ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है। खैर, पर मेरा ये मानना है कि उस बुद्धू बच्चे के सवाल में भी दम हो सकता है। जितना मजाक बनाओगे सवाल पता नहीं उतने ही निखरते चले जाएं। और भीतर की चिंगारी जब आग पकड़ लेती है तो फिर दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। और वो भीतर की चिंगारी ही हमको जगानी है, भीतर की चिंगारी, उसको आग बनाना है, आग। और फिर दुनिया में चाहे जितनी मुश्किलें आ जाए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि पता है, हम अपने एक्सपीरियंस, हमने जो कुछ भी दुनिया में अपने इतने सारे साल के अनुभवों में सीखा होता है, अगर हम सबके साथ शेयर कर लें तो अच्छा रहता है। अदरवाइज वो जो आपका ज्ञान है, वो जो आपने नॉलेज गैदर किया है, वो जो आपने इतने सारे इस दुनिया में अपनी उम्र बिताकर सीखा है अपने एक्सपीरियंसेस में, वो आपकी ग्रेव में, आपकी कब्र में साथ ही चला जाएगा। तो ये जो मेरा चैनल बनाने का मकसद है वो यही है कि जिंदगी में इतने साल कानून पढ़ के जो मैंने एक्सपीरियंस किया कानून के बारे में, मैं उस ज्ञान तो मैं नहीं कहूंगी, मैं कोई अपने आप को कोई ज्ञानवान होने का दावा आप लोगों के साथ नहीं करती, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों की शुरुआत है और मैंने कुछ टाइम इस लॉ के फील्ड में बिता लिया है, तो जो कुछ मुझे एक्सपीरियंस हुए वो मैं आपके साथ शेयर करना मैंने प्रारंभ किया और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब होता क्या है कि अगर मैं उसको शेयर ना करूं या आप लोग उसको शेयर ना करें तो ये हमारे जो एक्सपीरियंस है ये हमारी ग्रेव में ही हमारे साथ साथ चले जाएंगे। और आजकल तो आप जानते हैं कोरोना काल चल रहा है और इसमें भरोसा नहीं है कि किस आदमी का नंबर आ जाए, तो इसलिए शेयर कर लीजिए ताकि उन लोगों को भी अगर इस चैनल से कोई बेनिफिट हो तो हो जाए।
तो वीडियो भी पूरे देख लीजिए, देखते रहिए। और कुछ पुराने वीडियोस थोड़े से इश्यूज के कारण हमने वो अचानक से उनकी सेटिंग चेंज हो गई, तो उनको मैं बीच बीच में पब्लिक करूंगी, क्योंकि वो ये तो है कि वो इस यहाँ नहीं रह पाएंगे, लेकिन ये है कि आप लोगों को उससे जो इनकन्वीनियंस हुई है, जो तकलीफ हुई है, मैं माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। लेकिन वो बीच बीच में मैं थोड़े थोड़े उनको पब्लिक करूंगी। आप लोग ध्यान रखना, आप फटाफट उनसे अपने जो भी नोट्स बनाने हैं वो बना लेना। आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लेना, आपको आवाज़ रिकॉर्ड करनी है आप कर लेना, ताकि क्या है कि आप उनसे अपना बेनिफिट उठा सको। और फिर हम वापस से एक बार सीपीसी कर लेते हैं, फिर सीआरपीसी को वापस से रिवाइज कर लेंगे। इसी तरह अपने बोर्ड से अपन पढ़ लेंगे। और आप लोगों के पास कोई टेक्निकल ज्ञान है तो आप लोग मुझे जरूर बता देना कि इस बोर्ड के माध्यम से और कैसे किस तरह इस चैनल को और इस क्लास को हम इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हों, कैसे नए नए तरीके से वीडियो बनाए जा सकते हैं, कैसे उनको और इफेक्टिव किया जा सकता है, आदि आदि। ठीक है, तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन ये चलो आप जरूर ध्यान रखना, लिमिटेशंस का कानून में बड़ा महत्व होता है ना, क्योंकि सारे काम मियाद में ही करने पड़ते हैं। अगर लिमिटेशन में काम नहीं किया, मियाद में काम नहीं किया, तो फिर उस पार्टी को अपने सारे राइट गंवाने पड़ते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपने किसी को पैसा उधार दिया, तो 3 साल के भीतर भीतर उस पैसे के लिए दावा आप कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। और अगर 3 साल तक आपने सूट फाइल नहीं किया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपना क्लेम छोड़ दिया और आपकी लिमिटेशन खत्म हो जाएगी, बशर्ते कि आप उससे कोई कागज लिखवा के उस लिमिटेशन का रिन्यूअल ना करवा लें। तो यहाँ लिमिटेशन का बड़ा महत्व है और शुरुआत से ही हमें अपनी लिमिटेशन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा दावा हम लिमिटेशन में पेश कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, जिंदगी की क्या लिमिटेशन होती है, कैसे हमको काम करना है, कैसे नहीं करना है, आदि आदि। ठीक है, तो ये चैनल वैसे आप लोगों की भलाई के लिए बनाया गया था और इसमें लोक अदालत की भावना से ये सोचा गया था कि आप लोग इसमें इसको फायदा उठाएंगे और अच्छे वकील बनाना, अच्छे जज बनाने में अगर हमारा कोई सहयोग हो सकता है, कोई सहायता हो सकती है, तो हमें वो करनी चाहिए। क्योंकि यही हमारी फर्टेनिटी है इस लॉ फील्ड की। तो इन सारी बातों को बिहारी जी कहते हैं ना, गागर में सागर भरना। तो चलो हम प्लेंट के बारे में बात कर रहे थे। पिछली बार हमने देखा कि ये जो बंटवारे और स्थायी निषेधाज्ञा का जो दावा है, जो सूट है फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी एंड परमानेंट इंजेक्शन, इसके साथ एक स्टूडेंट का सवाल आया था। अगली बार से मैं आपका नाम, अगर आप इजाजत देंगे तो वो भी बोलना शुरू कर दूंगी, उससे आपको हो सकता है अच्छा लगेगा। टेम्परेरी इंजेक्शन के बारे में कि फिर क्या इसमें वो परमानेंट इंजेक्शन ही पेश करेगा या टेम्परेरी इंजेक्शन की वो भी पेश कर सकता है। देखिए, कोई भी जब हम सूट पेश करते हैं ना, तो उस सूट के साथ, उस प्लेंट के साथ हमको टेम्परेरी इंजेक्शन की अगर जरूरत है तो हम उसका भी उसके साथ एप्लीकेशन पेश करते हैं। तो हम उसकी भी बात कर लेंगे। जैसे हमने ये सूट फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी एंड परमानेंट इंजेक्शन का सूट पेश किया कि भाई ये अपनी प्रॉपर्टियों का जो है बिना संपत्ति का डिवीजन करे, बंटवारा किए, उसका बेचान ना करें। अब मान लीजिए त्वरित कोई डर है, जो प्लेंटिफ है उसको, वादी को ये डर है कि ये जो प्रतिवादी गण है, ये जो डिफेंडेंट्स है, ये तो तुरंत संपत्ति को बेच भी देंगे। तो फिर क्या करेगा? अरे भाई जल्दी से कोर्ट में है ना ये टेम्परेरी इंजेक्शन का भी सूट, ये एप्लीकेशन फाइल करो और कोर्ट से फटाफट स्टे लो। तो ये क्योंकि रिलीफ जो परमानेंट इंजेक्शन का सूट है वो तो अभी टाइम लगेगा दावे में डिसाइड होने में, 1 साल 2 साल 3 साल 6 महीने लग सकते हैं। तो हमको तो वो जमीन बेच दी तो वो परमानेंट इंजेक्शन तो बेकार हो जाएगा, इनफ्रेक्चर्स हो जाएगा। तो इसलिए टेम्परेरी इंजेक्शन का ही एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे।
ठीक है, वो पिछली बार मैंने बताया नहीं था क्योंकि सारे वीडियो में सारी बातें एक साथ कवर नहीं होती हैं, तो इसलिए बहुत सारी बातें रह जाती हैं। मैं तो एक ही, इसलिए मैंने ये चैनल, पता है नाम इसका लीगल एस्पेक्ट है, और एक लीगल टर्म के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम लीगल एस्पेक्ट रखा है कि हम जब एक तरफ देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी तरफ की दुनिया ही खत्म हो गई, वो दुनिया भी चल रही है लेकिन फिलहाल हम एक तरफ देख रहे हैं, इसलिए ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को। तो हम प्लांट के बारे में बात कर रहे थे, और देखिए ये जो सीआरपीसी है ये थोड़ा सा हम अलग टाइप से पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये कहूँ कि पहले मैं आपको बताऊं कि सीपीसी कब बनी थी और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम करें, फिर आपको उसका परिभाषा खंड बताया जाए कि सीपीसी जो है उसमें डिग्री क्या होती है, इंजेक्शन क्या होता है, और परमानेंट इंजेक्शन क्या होता है, और उसकी निर्णय की डेफिनेशन क्या होती है, डिग्री और जजमेंट में क्या फर्क होता है, फिर इसका एग्जीक्यूशन क्या होती है, ये सारी बातें। तो बहुत सारे आपने टीचर्स से ये सारी बातें तो शुरुआत से ही पढ़ी है। हम तो इसको प्रैक्टिकल तरीके से, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी को समझेंगे, क्योंकि तभी सीपीसी समझ में आएगी। सीपीसी दोस्तों कोई हवा नहीं है, लेकिन क्या है कि हवा इसका बना दिया जाता है, सीपीसी बहुत टफ है भाई, आती नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीपीसी बहुत सरल है, लेकिन हमको वो पढ़नी आनी चाहिए। हमारा तरीका अगर सही होगा ना तो हमको बिल्कुल समझ में आएगी। तो अब आप डटे रहो मैदान में, और ये प्रैक्टिकल, इसीलिए हमने प्लांट के साथ इसको शुरू किया। सीपीसी को हम प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे और इसकी थ्योरी भी साथ साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक है। और फिर आप अपने घर पे तो पढ़ ही रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो वो सारी चीजें आप बेरख्त से पढ़ ही लोगे। तो अब सीपीसी में हमने प्लांट को उस दिन ड्राफ्ट किया, ठीक है। ये हमने उसका ड्राफ्ट बनाया कि एक बंटवारे और स्थायी निषेधाज्ञा के दावे का प्लांट हम कैसे बनाएंगे। अब सीपीसी में कुल 158 धाराएं हैं, ठीक है, और इसमें 5 शेड्यूल थी, और अब उसमें से कुछ शेड्यूल जो हैं वो रिपील हो गई हैं, रद्द कर दी गई हैं, निरसित कर दी गई हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कौन कौन से शेड्यूल रद्द कर दिए गए हैं और अब कौन कौन से शेड्यूल बचे हैं, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सारे जने बताओगे। तो इसके साथ है जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें 51 ऑर्डर्स भी दे रखे हैं, और फिर जो ऑर्डर्स हैं वो रूल्स में बटे हुए हैं। तो अब दिमाग में एक पूरी खिचड़ी बन जाती है ना, कि ये सेक्शन है और फिर ऑर्डर है, रूल है, तो भाई अब कैसे इनको याद करें, ये कैसे काम आएगी। भाई दिमाग को बिल्कुल क्लियर कर लो, कोई समस्या नहीं है उसमें। सीपीसी में 158 धाराएं हैं, और जो इसकी फर्स्ट शेड्यूल है उसमें 51 ऑर्डर दिए हुए हैं, और इसके साथ कुछ अपेंडिक्स भी जुड़ी हैं, यानी अपेंडिक्स का मतलब परिशिष्ट। और इस परिशिष्ट में प्लीडिंग्स और कुछ परफॉर्मा के बारे में बताया गया है ना। ये जो अपेंडिक्स है आपको दिखाई दे रहा है ना वीडियो में, शेड्यूल, ऑर्डर, रूल्स, अपेंडिक्स, और ऊपर सेक्शन, और अपेंडिक्स में प्लीडिंग्स के परफॉर्मे दे रखे हैं, और जो दूसरे कुछ छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं या दूसरे जो तहरीरें वगैरह कोर्ट से जारी होती हैं तो उनके क्या परफॉर्मे होंगे, कुर्की वारंट का क्या परफॉर्मा होगा, ये सारे परफॉर्मे इसमें दिए हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों सीपीसी के बारे में अपने माइंडसेट को इस तरह बनाओ कि ये बहुत सरल है, और ऐसे इमेजिनेशन करो आप कोर्ट में बैठे हैं या आप वकील बन गए हैं, अब क्लाइंट आपके पास आना चालू होते हैं, तो आप कैसे उसमें काम करोगे। इसलिए मैं समस्या बेस्ड उस ये जो टॉपिक्स मैंने लिए हैं और इस तरह मैंने इसको पूरी शेड्यूल मैंने बनाई है कि हम समस्या बेस्ड चलेंगे, उससे आप लोगों का दिमाग खुलेगा और आपको पता चलेगा कि हाँ ये ऐसे सीपीसी काम में आती है। तो इसीलिए मैंने आपसे ये जो समस्या आपके सामने रखी कि कौन कौन सी शेड्यूल जो है वो रिपील हो गई है, तो इसका आप मेरे को जवाब देना कमेंट बॉक्स में। अब देखो जो सेक्शन को समझने में तो कोई तकलीफ है ही नहीं,
पार्लियामेंट एक्ट बनाती है और एक्ट को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देती है। वो सेक्शंस में इसलिए डिवाइड करती है, सेक्शन का मतलब कुछ नहीं है। जिंदगी में मान लो हमने 10 रूल बनाए, तो हम उन 10 रूल्स को कैसे लिखेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, ऐसे लिखेंगे ना। तो ये एक्ट जो है, अब पूरा इसमें जैसे पूरा डिस्क्रिप्शन करके लिख देते तो कुछ समझ में आता क्या? मतलब 4 पन्ने लिख देते सीपीसी के या किसी भी एक्ट के 4 पन्ने, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि ना तो इसमें कोई पैराग्राफ है, और किसी को हम किसी संदर्भ भी देते तो हम कैसे उसको देखते कि कहाँ ये बात लिखी हुई है। तो उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट देते हैं। वो किसी भी एक्ट को बनाते हैं कि 1 नंबर पॉइंट में ये बात लिखी हुई है, तो उस 1 नंबर पॉइंट को अपन पॉइंट बोले, उससे अच्छा सेक्शन बोल दें। तो 1 नंबर सेक्शन में ये लिखा हुआ है, 2 नंबर सेक्शन में ये लिखा हुआ है, 3 नंबर में ये लिखा हुआ है। तो ऐसे ही सीपीसी को भी 158 सेक्शंस में बांट दिया। अब मोटी मोटी जो बातें थी प्रोसीजर की, वो इन सेक्शंस में लिख दी गई। ठीक है। अब जैसे हम कोई दुकान खोलते हैं, मान लीजिए 4 पार्टनर मिलके एक किराने की दुकान खोलते हैं, तो दुकान चलाने के कुछ नियम आप बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाओगे ना। तो दुकान चलाने के लिए नियम आप बनाए। अब मान लो आपने 158 नियम बना दिए, तो उनको नंबरिंग तो करोगे ना, 1 2 3 और फिर लास्ट में 158। तो ऐसे ही पार्लियामेंट ने कोर्ट चलाने के लिए नियम बना दिए। ठीक है। और कौन सी कोर्ट? सिविल कोर्ट। क्योंकि मान लो 2 पार्टी झगड़ते झगड़ते कोर्ट में आती है, उनके बीच में प्लॉट का झगड़ा है, तो अब वो प्लॉट के झगड़े को कोर्ट कैसे निपटाएगा, वो झगड़े को कोर्ट के सामने कैसे पुट अप करेंगे, कौन सा व्यक्ति विक्टिम के रूप में आ रहा है, कौन सा आरोपी के रूप में आ रहा है, कौन सा प्लेंटिफ के रूप में आ रहा है, कौन सा डिफेंडेंट के रूप में आ रहा है, तो ये सारी बातें तो बतानी पड़ेंगी, इन सब के बारे में नियम तो बताने पड़ेंगे। तो ऐसे उन्होंने इसका एक प्रोसीजर बनाया और उस प्रोसीजर को नाम दिया सिविल प्रोसीजर कोड, क्योंकि ये प्लॉट के झगड़े से संबंधित था, या मतलब सिविल मामलों से संबंधित था, जिसमें किसी व्यक्ति के राइट और कोई ड्यूटीज का झगड़ा होता है। कोई बात होती है कि भाई कोई एक आदमी दावा करता नहीं नहीं ये इस पे तो मेरा राइट है, वो दूसरा कहता नहीं इस पे मेरा राइट है। तो राइट के जहां झगड़े होते हैं वहां सीपीसी काम करती है, वो मामले दीवानी मामले माने जाते हैं। ठीक है। तो आपने दुकान चलाने के लिए 158 नियम बना लिए। ऐसे ही संसद ने 158 धाराएं बनाकर सीपीसी बना दी। तो कोर्ट चलानी है उनको। ठीक है। तो कोर्ट के नियम तो सीपीसी में आ गए, 158 वो धाराएं बोल दी, और आपके दुकान चलाने के नियम जो है आपकी दुकान की नियमावली में आ गए। अब संसद ने तो ये बना ही दिया। ठीक है ना। तो 158 धाराएं आपको याद हो गई। अब मान लीजिए दुकान में आप 4 पार्टनर हैं। हम देखिए ये जो एग्जाम्पल है ना, ये हम पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट का इंस्टीट्यूशन। अगर आप 4 पार्टनर्स को दुकान चलाने के लिए नियम बनाने पड़ते हैं, तो आप सोचो कि इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए कितने नियम बनाने पड़ेंगे। ठीक है। अब क्या है कि धाराएं बना दी। 4 पार्टनर्स, आप लोगों में उनको भी धाराएं बोल देती हूँ कि आप 4 पार्टनर्स को मिलकर किराने की दुकान चलानी है, तो आपने उनको समझने के लिए 158 रूल्स बना लिए, उनको आपने धाराओं का नाम दे दिया। अब आपने 1000 कर्मचारी रख लिए, सर्वेंट्स एम्प्लॉइज 1000। अब वो एक जो कर्मचारी है वो 158 जो रूल्स हैं वो तो उसमें तो मोटी मोटी बातें लिखी हुई हैं। अब वो एक आता है, वो कहता है सर मेरे को 10 घंटे काम करना है। ये धारा नंबर 20 में लिखा हुआ है कि कोई भी एम्प्लॉय इस दुकान में जो आएगा, नौकरी पर रखा जाएगा, वो 10 घंटे काम करेगा। ये जो सेक्शन नंबर है 20 हमारी किराने की दुकान का, वो ये कहता है। अब वो पूछता है सर लेकिन ये तो बताओ कि 10 घंटे में लगातार काम करूंगा कि मुझे आधे घंटे के बीच में छुट्टी भी मिलेगी, मैं खाना भी खाऊंगा, मैं पानी भी पीऊंगा, तो जब मैं पानी पीऊंगा या मैं जो रोटी खाऊंगा तो मैं कितने बजे खाऊंगा, और दूसरी बात उसमें मेरे मान लो 1 मिनट आधा घंटा खर्च होता है, तो क्या वो उसमें से मेरी तनख्वाह काटोगे आप? और फिर वो ये भी पूछेगा कि मैं कितने बजे आऊंगा, मैं कितने बजे जाऊंगा, और फिर ड्यूटी करने के बाद दुकान का ताला मैं ही बंद करूंगा कि कोई दूसरा बंद करेगा, कि मैं दुकान को खुली छोड़ जाऊंगा। अब बड़ी अजीब समस्या आ गई। ठीक है।
अब एक कर्मचारी आया, फिर दूसरे कर्मचारी आया, फिर तीसरा कर्मचारी आया, दूसरा कर्मचारी आता है आपके पास, पूछता है सर दुकान में सामान कैसे कैसे अरेंज करूं। और कोई बिका हुआ माल वापस से कोई आता है तो उसको वापस करना है कि नहीं करना, उसके पैसे से वापस देने हैं कि नहीं देने सर। अब आप परेशान हो गए। अब भाई 1000 कर्मचारी दिन में अगर एक एक भी सवाल पूछेंगे तो आप तो भैया उनके पूरे दिन जवाब ही देते रहोगे, 1000 सवालों के जवाब। तो आपने सोचा कि भाई अब इसके कुछ छोटे छोटे नियम बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि तभी एक साथ ही ये जो मान लो इनके 4000 प्रश्न आ गए तो उन 4000 प्रश्नों को डिस्कस करके और आपने 4000 नियम बना दिए। अब 4000 नियम बना दिए तो उनको कुछ सेट तो करोगे आप कि एक जैसे नियम, जैसे दुकान खोलने के नियम, दुकान में सामान के नियम, कर्मचारियों की छुट्टी भत्ते उनके नियम, तो उनके अलग अलग आपने सेट बना दिए। क्योंकि अगर 4000 नियम आपने एक साथ बना दिए तो 4000 नियमों में मान लो उसको ढूंढना है कि दुकान में कितने बजे मुझे आना और कितने बजे दुकान में जाना है, या दुकान में मुझे 10 घंटे काम करना है तो 10 घंटे में कितने बजे आऊंगा कितने बजे जाऊंगा, उसमें मुझे लंच मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इनके बारे में अब मैं 4000 जो रूल्स हैं उनको कहाँ ढूंढूं। तो फिर आपने इसलिए उनके सेट बना दिए कि जो एक जैसे काम है उनके रूल्स के एक सेट हो गए, दूसरे जो काम है उनके दूसरे सेट हो गए। तो इस तरह आपने सेट बना दिए। इन सेट को ही अब जैसे सीपीसी है तो सीपीसी में भी ऐसे ही सेट बन गए। अब सीपीसी में आपको पता है जैसे 2 लोगों में प्लॉट का झगड़ा निपटाना है, अब इसमें जजेज भी आएंगे, एडवोकेट्स भी आएंगे, पार्टीज भी आएंगी। अब हर जज को, हर एडवोकेट को, हर पार्टी को कोई एक व्यक्ति, संसद रोजाना थोड़ी ना नियम बताती रहेगी, तो इसलिए उन्होंने एक साथ ही नियम बना दिए। जैसे आपने किराने की दुकान के नियम बनाए और उसको उस सेट बना दिए, तो ऐसे ही इन्होंने भी सेट बना दिए ताकि आप रोज रोज ना पूछो। और उन्होंने ये किताब पकड़ा दी कि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आए तो इस किताब में देख लो। तो जो एक जैसे सेट के नियम है ना उनको उन्होंने दे दिया नाम ऑर्डर, कि ये 1 नंबर ऑर्डर है। इसमें ये आपको पता चलेगा कि जो दावे कैसे पेश होंगे और किन परिस्थितियों में पेश होंगे, इसमें कितने लोग पार्टी बन सकते हैं कितने नहीं बन सकते। और 2 नंबर ऑर्डर, तो 2 नंबर और 1 नंबर ऑर्डर प्लेंट से संबंधित हो गए कि उसमें कोज ऑफ एक्शन कैसे समायोजित होंगे, कितने लोग पार्टी बनेंगे, वादी कितने बन सकते हैं, प्रतिवादी कितने बन सकते हैं, और अगर कोई छूट गया तो उसको कैसे पार्टी बनाया जाएगा, ये सारे नियम। क्योंकि अब आप देखो कि जैसे मान लो अब अपन को दावा पेश करना है, एक प्लेंट पेश करना है, तो पहले तो देखो एक तो इसमें धारा 26 है, 158 धाराओं में से ये धारा 26 हमको मिली और ये कहती है कि हमको प्लेंट जो है कैसे क्या करना है, प्लेंट के बारे में ये धारा धारा 26 ओनली है ना, ये धारा 26 प्लेंट के बारे में बात करती है। क्योंकि जब आपके पास कोई आदमी आता है, आप मान लो एडवोकेट हो, अब आपके पास कोई आदमी आया झगड़ते झगड़ते किसी से और कहता है साहब मेरा एक आदमी प्लॉट पर कब्जा कर रहा है, मुझसे वो झगड़ा कर रहा है, कह रहा है ये प्लॉट मेरा है और जबकि साहब ये प्लॉट मैंने खरीदा है, अब मैं क्या करूं साहब, मेरा कोर्ट में मुकदमा करवाओ। अब आप मुकदमा उसका करवाना चाहते हो, अब आपका दिमाग दौड़ना शुरू करा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे तो इसकी एप्लीकेशन लिखूं कि उसको एप्लीकेशन बोला जाएगा कि उसको प्लेंट बोला जाएगा, कि इसमें कौन कौन आदमी पार्टी बनेगा, कि कैसे क्या होगा। तो अब आपका दिमाग जो है वो चालू हुआ क्योंकि वो आदमी आया, अब आपको समस्या शॉर्ट आउट करनी है, ठीक है। तो बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई है, तो अब इस प्रॉब्लम को आपको शॉर्ट आउट करना है। तो अब आपने सीपीसी को ढूंढना शुरू किया। अब सीपीसी को जब ढूंढना शुरू किया तो आपको धारा मिली 26, ठीक है। अब धारा 26 क्या कहती है?